तो अब तक अगर हम आज देखें तो आज हमारी 5th क्लास है और हम अब तक 4 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। 3 क्लास तो मैंने आपको कराई थी बिल्कुल बेसिक। वो बेसिक क्लासेस ये थी कि उसमें मैंने आपको ओवरऑल बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स का छोटा छोटा सा रिव्यू दिया, कुछ बेसिक टर्म्स लिखवाई, कॉमर्स बताया, अकाउंटिंग बताया, अकाउंटेंसी बताया। वो बातें अब आपको आ गई समझ में, ठीक है। अब हमने कायदे में अपना चैप्टर 1 शुरू करा था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर था हमारा फ्राइडे को, सैटरडे को कोई क्लास नहीं थी, संडे को कोई क्लास नहीं थी। लास्ट लेक्चर हमने करा था फ्राइडे को, और फ्राइडे में हमने चैप्टर 1 पढ़ा। और चैप्टर 1 में हमने क्या क्या कर लिया अब तक अगर हम बात करें तो दोबारा से वही बात करें तो एक तो हमने देख लिया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने देख लिया था, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने अकाउंटिंग की एट्रीब्यूट्स देखी थी, एट्रीब्यूट्स देखी थी। अब एक बात आपको समझ में आएगी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था IMRCSAIC। ये हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, यही पढ़ा था। और मजे की बात यह है कि जो हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था वही इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। वही एट्रीब्यूट्स क्या होता है, किसी के गुण, किसी की क्वालिटीज। अकाउंट्स की यही तो क्वालिटी है कि अकाउंट्स हर चीज को आइडेंटिफाई करता है, मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है। यही उसके एट्रीब्यूट्स हैं सारे। और आई होप मेरा पढ़ाने का पर्पस सॉल्व 4 दिन भी अगर आपको ये बेहतरीन करके याद हो गए तो, याद हो गए ना बिल्कुल अच्छे से, तो बस तुम्हारा पहला चैप्टर सुकून में है अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो। ठीक, एट्रीब्यूट्स यही होते हैं, तो मतलब कहने का है मीनिंग भी यही होता है और मेरे बेटे एट्रीब्यूट्स भी यही होते हैं। ठीक है, ठीक। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेटे कंक्लूजन फाइंड आउट करना। ठीक, जो हमने रिजल्ट निकाला था उसे हमने एनालिसिस करा, उसे हमने डीपली अंडरस्टैंड करा और उसके बेस पर हमने अपना एक कंक्लूजन दिया, एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट का मतलब समझते हो, वर्डिक्ट का मतलब फैसला। ठीक, एक कंक्लूजन देना। आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद एक कंक्लूजन देते हो कि भाई ये इसका कंक्लूजन है कि इस चैप्टर में ये है। ऐसे ही आपने पूरे साल जो जो करा उस इंफॉर्मेशन को आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, इतना सोचा था इतना क्यों हुआ, इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट हो रहा है हमें इतना क्यों हो रहा है। सही, तो हमने एट्रीब्यूट्स करी थी। इसके अलावा और क्या करा था हमने, अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स करे थे हमने। करेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग करे थे कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, पर्पस क्या हमारा अकाउंटिंग करने का। तो देखो 2-3 तो बिल्कुल कॉमन है जो आपको यूं ही समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली बात, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना। सबसे पहला काम आप क्या करते हो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हो। उसके बाद सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के बाद प्रॉफिट निकालना, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। 1% किसी का छूट गया हो तो क्लास नंबर 4 में से उसको रिवाइज कर लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आज की मेरी बात क्या है, आप एक बात समझना। हम इतने दिन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं इस सी का मतलब। ये जो सी है, इस सी का मतलब है कम्युनिकेशन। ठीक, क्या है, कम्युनिकेशन। अब बात ये आती है भैया, कम्युनिकेट करना, अपने बारे में दूसरों को बताना, कम्युनिकेट करना। तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को क्यों कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो आज हम यहां पर एक टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया, कम्युनिकेशन टू यूजर्स। या आप ये कह सकते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
कि हमारे बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी उसके यूजर्स कौन होंगे, कौन उन्हें यूज करेगा। सही। अब बेटे यहां पर हमने यूजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है। कितने पार्ट में डिवाइड करा है? दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड करा है। एक को हम नाम देते हैं इंटरनल यूजर्स। क्या नाम देते हैं? इंटरनल यूजर्स। और एक को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। तो एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर, ना बेटे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आता रहेगा आराम से और बाद में बुक से पढ़ लेना है। ठीक। तो एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर, दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। अब बेटे जरा देखें, आप सभी लोगों के पास जो भी बुक है, कोई सी भी बुक हो आपके पास, ठीक है, मैंने जो सजेस्ट करी है उसमें तो है ही, साथ ही साथ आपके पास कोई सी भी बुक हो, आप उस बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर में जाइए और वहां जाके आप ढूंढिए कि कहीं आपको मिलता है यूजर्स। मिल गया आपको? ठीक। अब बेटे जरा सुनिएगा बात ध्यान से। अब एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। ठीक। अब बेटे जो इंटरनल यूजर है ये होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जिन्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है, जिन्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कामों में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना होता है। सही है। एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर, ये होते हैं आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। ठीक। इनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, नहीं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डील तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, डायरेक्टली उसको चलाते नहीं है। अब बेटे इंटरनल यूजर होते हैं दो, आराम से सुनिएगा। पहले का नाम है ऑनर्स, यानी कि मालिक। किसी भी बिजनेस के मालिक क्या होते हैं? उसके इंटरनल यूजर्स होते हैं। ऑनर मालिक, मालिक इंटरनल यूजर होंगे। और दूसरे होते हैं मैनेजमेंट, दूसरा होता है मैनेजमेंट। ऑनर और मैनेजमेंट दो होते हैं इंटरनल यूजर। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आता है। पेपर में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करो, कि भाई बताओ इंटरनल यूजर क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होता है, कभी ये नहीं पूछेगा। आपसे छोटे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, कहेगा नेम द इंटरनल यूजर, नाम बताओ इंटरनल यूजर कौन से होते हैं, आप बता दोगे ये होते हैं। ठीक। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी एक्सटर्नल यूजर होते हैं। जैसे कि आप अपनी बुक भी देख सकते हैं, आप अपनी बुक देखिए साथ साथ मेरे, अपनी बुक देखिएगा। अपनी बुक में आपको दिखेगा एक्सटर्नल में सबसे पहले आपको दिखाई देगा एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। ठीक। एम्प्लॉइज और वर्कर। दूसरे आपको दिखाई देंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक। तीसरे आपको दिखाई देंगे इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। करेक्ट। उसके बाद और आगे आपको दिए हुए हैं क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। गवर्नमेंट की अथॉरिटी जैसे कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, जीएसटी वाले कौन है? सरकारी तो है, गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट। ठीक। बैंक आपको लोन दे रहा है, क्या है ये? आउटसाइडर है, लेकिन भैया कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड तो है। तुम जरा सोच कर देखो, अगर तुम किसी बैंक के पास पैसे मांगने चले जाओ कि भाई साहब मुझे 50 लाख का लोन दे दो,
बैंक क्या बोलेगा कि भाई साहब लाओ पहले अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाओ। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। भी आप 11th क्लास के बच्चे ज्यादा नहीं समझते, लेकिन सच बात बता रहा हूँ। जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न और आपके 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक मांगता है। सही है कि भाई साहब लोन तो हम आपको तभी देना, पहले देख तो लें आप कर क्या रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, लोन लोगे या कुछ पैसे ही वापस करोगे। तो इतना आसान नहीं होता वहां से लोन लेना। उसके अलावा आपका आता है पब्लिक पब्लिक और लास्ट होते हैं आपके जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्चर्स। ठीक, अब आराम से सुनिएगा बेटे बिल्कुल अच्छे से। यहां पर कुछ और भी बातें आपको आएंगी समझ में। इंटरनल यूजर में पहला होता है ऑनर। क्या होता है, अब जरा समझना। ऑनर, अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। भैया वो क्या होता है, ऐसे वर्ड आएंगे आपके सामने जो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल दिया भैया ने। एक वर्ड है प्रोप्राइटर। क्या वर्ड है, प्रोप्राइटर। सही है। कभी कभी आपने दुकानों के बाहर लिखा देखा होगा कि इसका प्रोप्राइटर ये पर्सन है, PROP, करेक्ट। हिंदी में प्रो लिख देते हैं, ठीक, इंग्लिश में PROP लिख देते हैं। बेटे प्रोप्राइटर का मतलब होता है अकेला मालिक। कौन, अकेला मालिक। यानी कि वो बंदा किसी पार्टनरशिप में नहीं है, वो बंदा कोई कंपनी नहीं है, ठीक, वो बंदा अकेला है। यानी कि इस बिजनेस का अकेला मालिक। यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी कोचिंग का अकेला मालिक हूं, तो मैं कौन हूं, प्रोप्राइटर हूं। कौन हूं, प्रोप्राइटर। तो यानी कि ऑनर कौन कौन हो सकते हैं, बेटे ध्यान से सुनना। अगर हमारा एक इंडिविजुअल बिजनेस है तो ऑनर कौन हो सकता है, ऑनर हो सकता है प्रोप्राइटर। कौन हो सकता है, प्रोप्राइटर हो सकता है ऑनर। अगर हम अपना बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, मान लो हम सब लोग मिलकर एक बिजनेस करने लगे, तो हम कौन है, पार्टनर है। तो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, करेक्ट। ऑनर खाली अगर एक अकेला बिजनेस कर रहा है पर्सन तो प्रोप्राइटर होगा मालिक। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स होंगे मालिक। और बेटे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है, क्या है, कंपनी। बेटे कंपनी के अंदर कोई एक पर्सन या दो पर्सन पैसा नहीं लगाता, कंपनी के अंदर बहुत सारे पैसे लगाते हैं लोग, पब्लिक लगाती है उसके अंदर पैसा। तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो यानी कि अगर सिंगल पर्सन बिजनेस है तो प्रोप्राइटर होगा मालिक, पार्टनर होंगे मालिक, और कंपनी के केस में मालिक कौन होंगे, शेयर होल्डर। और बेटे एक बात बताओ, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अब बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, जो बिजनेस के रियल मालिक हैं। अगर नुकसान हो गया तो भाई साहब इन्हीं का सारा पैसा डूबेगा। तो एक बात बताओ, तुम जिस बिजनेस में अपना पैसा लगाओगे, क्या उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुम्हारे किसी काम की नहीं है, भाई साहब तुम्हारे तो सबसे ज्यादा काम की है। तुम तो हमेशा ये जानना चाहते हो कि मैंने जो पैसा लगाया था, मेरा पैसा कुछ कमा भी रहा है या नहीं, मेरा पैसा सेफ भी है या नहीं, या मेरा पैसा डूब गया, गया मेरा पैसा। समझे बात। अब एक बात सोचो, प्रोप्राइटर के केस में तो चलो हम खुद देख रहे होते हैं सब, पार्टनर के केस में कई सारे पार्टनर हो सकते हैं, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बेटे कंपनी के केस में, कंपनी के केस में तो जो लोग पैसा लगाते हैं वो जरूरी थोड़ी कि वो कंपनी को मैनेज भी करते हैं। भाई आप सपोज करो रिलायंस कंपनी के अंदर लाखों लोगों ने अपना पैसा लगा रखा होगा, तो क्या वो लाखों लोग रिलायंस मैनेज करने जा रहे हैं, नहीं भाई। उसे मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं मैनेजर्स। क्या बनाए जाते हैं, मैनेजर्स बनाए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, वो मैनेज करते हैं कंपनी को। तो मतलब पैसा लगाने वाला कोई और कंपनी चलाने वाला कोई और। तो भाई क्या मालिक इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मैं अगर पैसा लगा के तुम्हें चलाने के लिए दे दूं बिजनेस, तो क्या मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया अब, मैं तो अब और ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्यों, भैया कोई और चला रहा है मेरा बिजनेस, तो मैं देख तो लूंगा ठीक से चला भी रहा है कि नहीं। सही, अभी बुक से भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। सही, और क्वेश्चन कैसा आएगा भी वो भी बताता हूं। अब दूसरी बात आती है मैनेजमेंट की। बेटे हो सकता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम खुद ही मैनेज करते हो,
हो सकता है पार्टनरशिप के केस में हम खुद ही मैनेज करते हो, लेकिन कंपनी के केस में मालिक अलग होते हैं, मालिक अलग होते हैं। जरा सोचो, अगर कंपनी का केस है तो सपोज करो कंपनी के इतने सारे मालिक हैं, ये कंपनी के मालिक हैं, समझ रहे हो? इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर क्या लगा रखे हैं, अपने पैसे लगा रखे हैं। अब ये भाई सब मिलकर थोड़ी कंपनी संभालेंगे, तो कंपनी को संभालेगा कौन? थोड़े से लोग, थोड़े से लोग कंपनी संभालेंगे। वो कौन होंगे? मैनेजर्स होंगे। और बेटे मैनेजर्स को डे टू डे बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, तो उन्हें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इन्हें क्यों चाहिए? ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा पैसा जो था वो सेफ है या नहीं है, मुझे जो कमाई मिल रही है, जो रिटर्न मिल रहा है मेरे पैसे पे, वो ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये डे टू डे बिजनेस को चलाते हैं, और डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, डेली बेसिस पर डिसीजंस लेने के लिए इन्हें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर ये बताओ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक? तो भैया पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट। समझिए बात, इसका मतलब यहां पर एक क्वेश्चन नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां कितने क्वेश्चन लिखे हैं? 9 क्वेश्चन, ठीक। ऑनर के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या यूज है, मैनेजर के लिए क्या यूज है, इंप्लॉइज के लिए क्या यूज है, बैंक के लिए क्या यूज है, इन्वेस्टर के लिए क्या यूज है, क्रेडिटर के लिए क्या यूज है, गवर्नमेंट के लिए क्या यूज है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बताओ, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछ लेगा भाई ये बताओ, गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती हैं, उन्हें हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या दिलचस्पी है भाई, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना। अभी करते हैं उसकी बात, पहले ये दो समझ में आए। ये क्या चेक करना चाहते हैं? उनका पैसा सेफ है या नहीं, उन्हें रिटर्न कितनी मिल रही है, प्रॉफिट लॉस कितना है, ये चेक करना चाहते हैं। ये डेली बेसिस पर अपने डिसीजन लेना चाहते हैं, और डिसीजंस अच्छे तभी होंगे जब उनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। अब आ जाइए यहां पर एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। एक छोटी सी बात बताना बस, सपोज करो आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और आपको पता लगता है कि कंपनी को पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। अकलमंदी क्या कहती है कि उस कंपनी में लगे रहो या उस कंपनी से निकल जाओ? क्यों? लगातार कंपनी को लॉस हो रहा है, उस लॉस का इंपैक्ट कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के ऊपर भी आएगा। बेटे दोनों बातें, कंपनी की प्रोस्पेरिटी और कंपनी का डिक्लाइन, दोनों का असर एम्प्लॉइज और वर्कर्स के ऊपर पड़ता है। अच्छा, अब सोचो, तो आप सोचोगे यार कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है, पता नहीं यार कब में कंपनी बंद हो जाए, ये कंपनी कब हमें निकाल दे, इससे अच्छा तो भाई कोई जॉब ढूंढ लो, पहले से ही कहीं इंतजाम रखो। और बेटे ऐसा भी हो सकता है, सोचना बात ध्यान से, एक कंपनी बहुत प्रॉस्पर है, बढ़ता ही जा रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक, तुम उसमें भी इंटरेस्टेड होगे। क्यों? क्योंकि तुम चाहते होगे यार कंपनी तो बढ़ती जा रही है, सेल बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट बढ़ती जा रही है, यार मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा बोनस क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। समझते हो बात? तो यानी कि चाहे कंपनी का सुख हो या दुख हो, दोनों ही इंप्लॉइज को पता होने चाहिए, क्योंकि इंप्लॉइज की प्रोस्पेरिटी और इंप्लॉइज का डिक्लाइन भी किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? कंपनी के साथ कनेक्टेड होता है। करेक्ट? ठीक है। हाँ हाँ, ये पुरानी बुक है, पुरानी बुक में इंप्लॉइज भी इंटरनल में दे रखे हैं। हाँ, इंटरनल में नहीं है, इसे एक्सटर्नल में काउंट करेंगे, ठीक। कई बुक्स में ये एम्प्लॉइज एंड वर्कर, ऑल्दो जो टीएस ग्रेवाल की पुरानी किताबें आप देखोगे, टीएस ग्रेवाल की पुरानी किताबों में एम्प्लॉइज और वर्कर्स को भी कहां ले रखा है? इंटरनल में ले रखा है, लेकिन उसके बाद के सारे एडिशन में इसको एक्सटर्नल ले रखा है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आप कहीं भी ले लो, लॉजिक दोनों के हैं भाई। आप देखो एम्प्लॉय विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो आप उसको इंटरनल भी कह सकते हो। लेकिन हम कहते हैं कि भाई अंदर की इंफॉर्मेशन तो सारी मैनेजमेंट को होती है,
एम्प्लॉय को तो केवल उतना ही काम दिया जाता है ना जितना उसके मतलब का है, उसे सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं होती। अब एक फैक्ट्री में काम करने वाले को कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रही है उसकी इंफॉर्मेशन तो आसानी से नहीं मिलने की है, तो वो एक्सटर्नल है। उतनी ही मिलेगी जितनी आपको डिस्क्लोज की जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पहुंचती। अब आता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप समझते हैं कि बैंक क्या करते हैं, बैंक हमें डिफरेंट टाइप के लोन्स देते हैं, तो इसलिए बैंक भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम उनके दिए गए लोन का और उसके ऊपर इंटरेस्ट का, और एक वर्ड आता है ईएमआई, सुना है कभी ईएमआई, ये वर्ड सुना होगा ईएमआई, क्या होता है इसका मतलब, जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, फुल फॉर्म होती है इक्वलाइज्ड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वलाइज्ड मंथली इंस्टॉलमेंट, किसी लोन को रीपे करने के लिए जो हम हर महीने छोटी छोटी किस्तें देते हैं, तो बैंक ये जानना चाहता होगा कि आपके पास इतना पैसा है भी कि नहीं कि आप उसकी किस्तों का पेमेंट टाइम से कर पाए। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में, ठीक। भाई मैं किसी, मेरे पास एक प्रपोजल आया कि भैया इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा दो, बताओ मैंने अभी लगाया नहीं है पैसा, मैं सोच रहा हूं, तो मैं कौन हूं, पोटेंशियल इन्वेस्टर। मैं लगाऊंगा तो तभी ना जब मुझे उसकी प्रॉफिट के बारे में कुछ पता चले, मुझे ये पता चले उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो क्या कमा रही है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदे हो रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। बेटे कौन होते हैं क्रेडिटर्स, जो हमें उधार में गुड्स बेचेंगे। ये बताओ अगर मैं आपके पास आ जाऊं और मैं आपसे कहूं भाई साहब मुझे 1 करोड़ रुपए का गुड्स दे दो उधार में, भाई आजकल के समय में बिना उधार के आप काम तो नहीं चला सकते, उधार तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको सामने वाले की फाइनेंशियल पोजीशन का पता जरूर होना चाहिए, करेक्ट। कि भाई आप सोचो अगर आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाए, उसकी पिछले 10 साल का प्रॉफिट पता चल जाए, उसके पिछले 5 साल की सेल पता चल जाए, तो आप उसके बेस पर डिसीजन ले पाओगे कि हाँ भाई इसकी 1 करोड़ की वर्थ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बेटे गवर्नमेंट और अथॉरिटी। बेटे गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है। अच्छा हमें यही पता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, बेटे गवर्नमेंट हमें बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती है, फायदे भी देती है, जैसे कि सस्ते रेट पर बिजली देना, सब्सिडी देना, इंपोर्ट टैक्स एक्सपोर्ट टैक्स में छूट दे देना, वैसे एक्सपोर्ट पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, इंपोर्ट टैक्स पे कोई छूट देना। तो उन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट। गवर्नमेंट सपोज करो एक छोटी कंपनी है जिसका टर्नओवर 2-4 करोड़ रुपए, तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को बहुत सारी सहूलियतें देती है। भैया एक बात बताओ उनका फायदा कब ले पाओगे, जब आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सरकार के सामने रखोगे, ठीक। डिफरेंट टाइप के टैक्स, चाहे आपका इनकम टैक्स है चाहे आपका जीएसटी है, सबके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अब तो आप देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया कि छोटी छोटी दुकानों पे भी आपको कंप्यूटर लगे हुए दिख जाएंगे जो हर काम कैसे कर रहे हैं, बिल बनाकर कर रहे हैं। समझ में आती है बात, बहुत फायदे हैं इन सब चीजों के। अब आगे आता है पब्लिक। बेटे पब्लिक को क्यों चाहिए, आप समझो। एक बिजनेस कहां रहता है, कहां काम करता है, पब्लिक के बीच में। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा होता है तो उसका फायदा भी पब्लिक को मिलता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट देगा, आसपास की चीजों को डेवलप करेगा। और अगर मान लो वो बिजनेस ही खराब हो तो वहां आसपास के लोगों को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, करेक्ट। जो अच्छी बड़ी कंपनियां होती हैं जब वो कहीं पर जाकर अपना प्लांट लगाती हैं, तो चाहे सामने वाले लोग उसके कस्टमर हो या ना हो, उन्हें फायदा होता है बहुत। वो डेवलपमेंट करती हैं, ठीक, आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, ठीक। उनकी वजह से लोगों के रोजगार चल पड़ते हैं। आप सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो, हमारे शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुल जाए किसी चीज की, आसपास के लोगों को अपने आप रोजगार नहीं मिलने लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा फैक्ट्री मिलेगा, और चीजों में मिल जाएगा। कोई उसके आसपास रिक्शा चलाने लग जाएगा, कोई उसके आसपास रेस्टोरेंट खोल लेगा, ठीक। तो इस तरीके से पब्लिक भी कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है कि ये कंपनी अच्छी है या इस कंपनी के पास पैसा नहीं है। उसके बाद आता है रिसर्चर। बेटे जो लोग रिसर्च करते हैं, जैसे साइंस में रिसर्च होती है ऐसे अकाउंट्स में भी होती है, ठीक। अकाउंट्स में भी रिसर्च होती है, ठीक। अकाउंट्स में भी कंपनियों का डेटा कलेक्ट करा जाता है,
क्यों करा जाता है? अलग अलग स्टडीज करने के लिए, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी हमारी कंट्री में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रही है, कौन सी हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ताकि उसे दूसरे लोग क्या कर सकें, यूज कर सकें। चलो एक छोटी सी बात करते हैं, अगर हम अभी गूगल खोलें और गूगल पे किसी कंपनी के बारे में कोई ढूंढना चाहें, मान लो मैं ये ढूंढना चाहता हूं कि रिलायंस को पिछले क्वार्टर में कितना फायदा हुआ, ठीक, मैं टाइप करूंगा प्रॉफिट ऑफ रिलायंस, ठीक, इन दी लास्ट क्वार्टर, मिल जाएगा ना मुझे? क्यों, वो क्यों डाला हुआ है? किसी ने कलेक्ट करा होगा, किसी ने उसके ऊपर रिसर्च करी होगी कि भाई पिछले क्वार्टर का रिलायंस का फायदा इतना था, टाटा का फायदा इतना था, आदित्य बिरला ग्रुप का फायदा इतना था, ताकि अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाह रहा हो तो उसे वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। करेक्ट? आती है बात समझ में? तो आप क्वेश्चन भी समझ लें, ठीक, और थोड़ा बहुत इसके अंदर आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। बिल्कुल भी अकाउंट्स में जरूरत नहीं है कि आप सारी चीजें एज इट इज बुक से उतार कर आए। ऑल्दो टीचर आपको यही बोलेंगे कि बेटे जो है नहीं नहीं बुक की लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज, उनका मतलब ये नहीं होता कि आप बुक की लैंग्वेज छाप दो। उनका मतलब ये होता है कि आप बुक की लैंग्वेज को बार बार पढ़ो, उल्टी पुल्टी चीजें मत लिखो, जो लिखना है वही लिखो, टू द पॉइंट, आलतू फालतू बातें मत करो, कहानियां मत बनाओ वहां पर। पहले बताओ, क्लियर हो गया? और ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। सही, चलो एक बार जरा अपनी बुक से देख लेते हैं बेटे, अपनी बुक से देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, हाँ खींच लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, अभी खींचने अभी खींच। देखो जी, अब जो न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन में थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन करा है। ठीक, सबसे पहले लिखा है ऑनर, तो ऑनर के बारे में लिखा है कि ऑनर कौन होते हैं। आराम आराम से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ऑनर आर दी पर्सन्स who contribute capital in the business and bear maximum risk and get maximum return। सही, मालिक वही होता है जो रिस्क उठाए और उसे रिटर्न मिले। उसके बाद अब आगे उसके नीचे लिखे हुए हैं पॉइंट्स कुछ कि ऑनर को क्या फायदा, ऑनर को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन, पढ़ना बेटे। सिंस ऑनर हैव इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस, दे नीड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच प्रॉफिट इज अर्नड और हाउ मच लॉस इज इनकर्ड बाय द बिजनेस। तुम मालिक हो, क्या तुम्हें ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? करेक्ट? आगे देखो, ओनर्स ऑल्सो नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू असेस द सेफ्टी ऑफ देयर मनी, कि मालिक का पैसा सेफ भी है या नहीं है। ठीक, तो उसे प्रॉफिट या लॉस पता करना है, उसे ये पता करना है कि उसका पैसा सेफ है या नहीं है। तो बेटे टीचर बस आपसे यही चाहता है कि आप इसके अंदर एक पॉइंट लिखो प्रॉफिट एंड लॉस का, एक पॉइंट लिखो सेफ्टी का। तो अंडरलाइन कर लो बेटे, पहले वाले पॉइंट के अंदर बस इतना अंडरलाइन कर लो, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट इज अर्न, लॉस इनकर्ड, पहले वाले पॉइंट में प्रॉफिट या लॉस, दूसरे वाले पॉइंट में सेफ्टी ऑफ देयर मनी। ठीक, सेफ्टी ऑफ देयर मनी, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो। और तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, सेफ्टी ऑफ मनी, ये दो चीजें। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन दोनों का आंसर पॉजिटिव निकले, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, सेफ भी है, तभी तो तुम सोचोगे कि मैं और पैसा लगाऊं या और पैसा ना लगाऊं। अगर एक मान लो एक सिंगल ओनर भी है, मैं हूं अपने बिजनेस का प्रोपराइटर, मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं और मुझे कमाई होती हुई नहीं दिख रही, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे यार और पैसा नहीं लगा, तो फायदा तो होगा। समझे बात? तीन बातें समझ में आ गई। नंबर वन, ये क्या चाहता है, प्रॉफिट या लॉस पता करना कि हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके पैसे सेफ है या नहीं है, उसी बेस पर ये डिसीजन लेगा कि और पैसा लगाएं या ना लगाएं। क्लियर? अब आ जाइए मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट, आपको पता चल गया मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं। मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन एज वेल एज रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस। मैनेजमेंट कौन होते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं बिजनेस को चलाने की और डे टू डे काम देखते हैं। मालिक अलग हो सकता है, मैनेजमेंट अलग हो सकती है। आगे देखिए, मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस, अंडरलाइन करो, मेक डिसीजंस।
बेटे जब ये डे टू डे का काम मैनेजमेंट संभाल रहा है तो मैनेजमेंट को क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सही है। तो डिसीजन लेने के लिए चाहिए, आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ मत पढ़ो खामखा की बात, डिसीजन। अब अरे डिसीजन तो हर जगह होगा, मान लो मैनेजमेंट गुड्स खरीद रही है तो भी डिसीजन। अब मैं गुड्स खरीद रहा हूं, सामने वाले से पूछा हाँ भाई क्या रेट है, कह रहा जी 200 रुपए किलो, कह रहा रुक जा अभी पुराने रिकॉर्ड देखो यार पहले किस रेट पे खरीदा था हमने। यही तो मैनेजमेंट का काम है कि भाई पिछली बार तो हमने तुमसे खरीदा था तो 150 रुपीज पर केजी था, नहीं यार तुम्हारा रेट बहुत ज्यादा लग रहा है, हमें तो इतने क्विंटल खरीदना, सही रेट बताओ क्या। कोटेशन मंगाओगे 10 जगह से, आइडिया लोगे तब जाकर कुछ खरीदोगे। समझ में आती है बात। आगे देखिए जी, अगला पॉइंट कहता है मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज विद द सिमिलर एंटरप्राइज इन द इंडस्ट्री। भाई देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। तो पहला तो डिसीजन लेने के लिए इसे इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, एक तो ये डिसीजन लेना चाहता है, दूसरा ये कंपैरिजन करना चाहता है। ठीक, जैसे मान लो मैं भी एक टेलीकॉम कंपनी, आइडिया भी एक टेलीकॉम कंपनी, जियो भी एक टेलीकॉम कंपनी। तो जियो अपना डेटा आइडिया से कंपेयर करना चाहती होगी और आइडिया अपना डेटा जियो से। भाई पड़ोसी को हरा के भी खुशी मिलती है, और पड़ोसी जब अच्छा देखा तेरे से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपैरिजन, इसका मतलब अच्छा कर रहे हैं। हाँ उससे नीचे रह गए, भाई यार बताओ वो आगे निकल गया हम पीछे रह गए, तो एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बनती है लोगों के बीच। तो कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक, क्लियर। और तीसरी बात आती है बेटा फ्यूचर डिसीजंस। फ्यूचर डिसीजंस भी किसके बेस पर लिए जाएंगे, तो प्रेजेंट डिसीजन, कंपैरिजन, फ्यूचर डिसीजंस सब इन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लिए जाते हैं। मेन काम डिसीजन मेकिंग और कंपैरिजन। मैनेजमेंट को डे टू डे बेसिस पर डिसीजन लेने होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ कंपेयर करके चेक करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, दूसरा कहाँ स्टैंड करता है। अब आप समझ लो मेरी बात, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द मैनेजमेंट। ठीक, तो आपको एक पॉइंट लिखना है डिसीजन का, एक पॉइंट लिखना है कंपैरिजन। ठीक, और मैनेजमेंट के बारे में बता देना है। किसमें, किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी चीज में। भाई जब आप कॉम्पिटेटिव मार्केट में हो तो ऑब्वियस सी बात है रेट एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अगर पड़ोसी 10 रुपए में बेच रहा है वही चीज तो कहीं ना कहीं आपको भी उसी रेंज में बेचनी पड़ेगी, नहीं तो आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। ठीक, तो वो आप एक अलग बात है। तो ये सारे डिसीजन आते हैं डे टू डे बेसिस पर, आपको जो डिसीजन लेना पड़े। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक डिसीजन आए कि ये चीज 10 रुपए में बेचनी है, तो भाई ये डिसीजन भी तुम तभी ले सकते हो जब तुम्हें ये पता हो कि वो तुमने खुद खरीदी कितने की है। अगर खुद ही 10 की खरीदी तो क्या 10 की बेच दोगे, नहीं ना भाई, फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कोई भी डिसीजन हो ये आप लेते हैं। अब आगे आइए जरा, अब आगे आता है इंप्लॉय और वर्कर्स के लिए क्या यूज है इंफॉर्मेशन का, पढ़िएगा। अब मैं इनका मीनिंग नहीं पढ़ रहा हूं, इंप्लॉय और वर्कर क्या होते हैं पता ही है आपको। यूजुअली इंप्लॉय आर एंटाइटल्ड टू बोनस एंड इंक्रीमेंट एट देयर ईयर एंड। बेटे वर्कर्स को क्या मिलता है, ईयर एंड पर बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। और ये बोनस और इंक्रीमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने कैसा किया। तो मैं भी यही समझा रहा था, कंपनी की प्रोस्पेरिटी और कंपनी का डिक्लाइन हमें असर डालता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमें भी ये पता होना चाहिए। अब मान लो कंपनी आपसे आगे कह रहे भाई साहब अब की बार तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है, बहुत ही नुकसान हो रहा है अब की बार, तो कोविड की वजह से ये हो गया वो हो गया, तो इस बार ना हम आपको इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे। बेटा ठीक है, तुम्हें कह दिया तुमने मान लिया, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी। और अगर मान लो तुम्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिले और पता चले कि कंपनी को इस बार भी उतना ही प्रॉफिट हुआ है जैसा पहले होते था, तो इसका मतलब कंपनी ने तुम्हारा बेवकूफ बना दी। अब तुम डिजर्व करते थे बोनस और इंक्रीमेंट, कंपनी आसान एहसान नहीं करती आपके ऊपर, आप वो पूरा प्रॉफिट कमाने में आप कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, तो इसलिए आपको दिया जाता है। सही है, तो इसका मतलब कंपनी की आप अवेयर नहीं थे इसलिए आपका नुकसान हो गया। आगे बढ़िए, दूसरी बात इंप्लॉइज को यह भी पता चलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो शो
whether the enterprise has complied with regulation of depositing dues toward provident fund, employee state insurance etc. ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। वर्कर्स के लिए कुछ नेसेसरी खर्चे होते हैं जो कंपनी को करने पड़ते हैं, तो वो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि उन्होंने वो खर्चा करा या नहीं करा। जैसे मैं एक कंपनी में काम करने गया, तो ये रेगुलेशन है कि कंपनी को मेरा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? इंश्योरेंस, करेक्ट। एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम लेनी पड़ेगी। हमने बाद में कंपनी के अकाउंट चेक करे तो वहां कहीं एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है ही नहीं। इसका मतलब कंपनी ने हमारा इंश्योरेंस नहीं ले रखा। तो भैया डेंजर में कौन है? हम है। कल को हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि जो एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग जो खर्चे होने चाहिए वो कंपनी कर रही है या बचा रही है। कई बार कंपनी अपने प्रॉफिट बचाने के चक्कर में उन खर्चों को बचा लेती है। ठीक, क्लियर होती है बात? अगला आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए जी, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ एंटरप्राइज। वो चेक करना चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तभी वो डिसाइड करेंगे whether टू lend मनी टू द एंटरप्राइज, कि वो आपको पैसा उधार दें या नहीं दें। ठीक, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू रीपे द लोन, आप लोन वापस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बैंक ये सब जानना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स, बेटे इन्वेस्टर्स दोबारा वही ऑनर वाली बात ही जानना चाहते हैं। ठीक, कि भाई हमारा पैसा सेफ रहेगा या नहीं, हमें रिटर्न कितनी मिलेगी। तो ये दो चीजें जानना चाहते हैं मेनली। एक तो जानना चाहते हैं सेफ्टी और एक जानना चाहते हैं रिटर्न। सेफ्टी और रिटर्न, मेरा पैसा सेफ है या नहीं, उससे मुझे कितनी कमाई होगी। बेटे अकाउंट्स में रिटर्न का मतलब है कमाई, इंग्लिश में रिटर्न का मतलब है वापसी, यहां पर रिटर्न का मतलब है कमाई, कि हम उसके कुछ कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। क्रेडिटर, बेटे क्रेडिटर चेक करना चाहते हैं, जरा पढ़ो क्रेडिटर को, पढ़ो एक बार। क्रेडिटर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एसेस दे शुड सप्लाई गुड्स या सर्विस टू द एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट और नॉट। आप इस लायक हैं भी क्या नहीं कि आपको उधार में गुड्स दिया जाए, तो ये आपकी इस चीज को चेक करते हैं। अगला पढ़ो गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या चेक करती है? द गवर्नमेंट नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू कंपाइल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल इनकम। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये क्या है जी, लेकिन अगर तुमने ये लिख दिया पेपर में तो भाई साहब टीचर का हाथ रुकेगा नहीं नंबर देते हुए। जरा समझना, सुनना बात बड़े ध्यान से। आप एक स्टेटमेंट बहुत सुनते होंगे कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है। कैसे? इंडिया अपने आप में किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे 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 बिजनेसेस से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट। अगर हर साल वो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया भी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम, करेक्ट। और बेटे ये बताओ पूरी कंट्री में है कौन लोग? कंट्री के लोग, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, उनकी कमाई। ठीक, उन सबको जोड़कर क्या बनती है? नेशनल इनकम, यानी कि पूरी कंट्री की कमाई कितनी है। सही है। तो बेटे गवर्नमेंट कैसे निकालेगी? वो तुम सबकी कमाई पता होगी तभी तो उसे जोड़कर क्या निकालेगी? पूरे कंट्री की कमाई। तो यानी कि बिजनेसेस और हमारी कमाई से किसकी कमाई बनती है? पूरी देश की कमाई बनती है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को तुम्हारा डेटा चाहिए। हाँ भाई तूने कितना कमाया? 50। तूने कितना कमाया? 1 करोड़। तूने कितना कमाया? 2 करोड़। तूने कितना कमाया? 10 करोड़। तूने कितना कमाया? 20 करोड़। सबको जोड़ के तो बनेगी नेशनल इनकम, सरकार इसलिए चाहती है। दूसरा, आगे पढ़िए और थोड़ा सा। द गवर्नमेंट लेवीज वेरियस टैक्सेस ऑन द एंटरप्राइजेस। बेटे गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्सेस भी लगाती है और साथ ही साथ आपको बहुत सारी सब्सिडीज भी देती है। सब्सिडीज का मतलब फाइनेंशियल हेल्प, उल्टा टैक्स का उल्टा। बताओ टैक्स क्या होता है? तुम्हारे से पैसा लेती है, सब्सिडी मतलब तुमको पैसा देती है, करेक्ट। तो सरकार चाहती है उसको पता चले नेशनल इनकम कितनी है, सरकार आपको उसी हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाती है या उसी हिसाब से आपको सब्सिडी देती है। क्लियर? आती है बात समझ में? भाई सपोज करो अगर आपको टैक्स देना है,
मान लो सरकार कह रही है हाँ भाई अपनी इनकम पे टैक्स देना है तुम्हें, तो भाई टैक्स तो तभी दोगे ना जब इनकम होगी। अगर कोविड के टाइम में किसी फर्म को, किसी बिजनेस को लॉस हो गया, अब उसे टैक्स तो नहीं देना, या सरकार तब भी कहेगी नहीं भाई अब टैक्स दो? वो कहेगा भाई साहब देखो ये रहे मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये देखो मुझे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो मैं क्यों दूंगा अब आपको? ठीक है भैया तेरे को नुकसान हुआ तू मत दे। समझ में आ गई बात? अगला आता है पब्लिक। पब्लिक को क्या रिक्वायरमेंट है? पब्लिक नीड इंफॉर्मेशन टू असेस द एंटरप्राइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मैनी वेज, दैट इज employment generation by the enterprise, amount spent on the corporate या social responsibilities। समझना बात ध्यान से, आजकल पब्लिक इन बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो। आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा आप कमा रहे हो, तो भाई हमारा नुकसान तो मत करो, हाँ या ना? सपोज करना, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक कंपनी है रिलायंस, उसने एक जगह अपना बिजनेस लगाया और बिजनेस के लिए जमीन चाहिए थी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसने जंगल से 10,000 पेड़ काट दिए। अब भाई उसे उसे कंपनसेट करना था। कितने पेड़ काटे? 10,000। उसने क्या करा, जितनी भी आसपास की जो बाकी जमीन बची थी उसके ऊपर 1,00,000 पेड़ लगा दिए। कितने पेड़ लगा दिए? 1,00,000 रुपए के 1,00,000 पेड़ लगा दिए उसके ऊपर। कितने काटे थे? 10,000। लगाए कितने? 1,00,000। भाई फ्री में तो लग नहीं जाते, खर्चा होता है उसमें भी, तो वो भी खर्चा कहीं ना कहीं नोट होगा कि भाई उन्होंने प्लांट्स लगाए, 1,00,000 प्लांट लगाए। तो बताओ उससे पब्लिक को क्या पता चलेगा कि जितना ये नुकसान कर रहे हैं उतने की भरपाई भी कर रहे हैं। करेक्ट? इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। तो ये है हमारी बिजनेसेस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पब्लिक को खर्चे देखकर पता लगता है, चीजें देखकर पता लगता है। अब अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि टाटा का एक हॉस्पिटल है मुंबई में, ऐसे बहुत सारे हैं। टाटा का एक हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल के नाम से, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो लोगों की सेवा के लिए बनाया गया। अब हर साल टाटा एंटरप्राइजेस उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट्स में आते होंगे कि भाई टाटा मेमोरियल पे 10 करोड़ खर्च, 20 करोड़ खर्च, 50 करोड़ खर्च। तो उससे क्या पता चल रहा है कि टाटा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। अगर उसने बिजनेस करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाया होगा तो अब उसकी भरपाई भी कर रही है। करेक्ट? आजकल तो भाई साहब इसके ऊपर बहुत पैनी नजर है पब्लिक की, रिसर्चर्स की। ठीक, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कमाने के साथ साथ पब्लिक के लिए भी कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो उससे आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है। आप सोचो टाटा की इमेज क्यों अच्छी है हमेशा से? टाटा की इमेज अच्छी है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट जो कमा रही है उस प्रॉफिट को पब्लिक के ऊपर भी खर्च करती है। स्कूल्स खुलवाती है बच्चों के लिए, चैरिटी करती है, ऑर्फनेज चलाती है, स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाती है। भाई कहीं ना कहीं वो खर्चों में रिफ्लेक्ट तो होते ही है ना, खर्चों में तो दिखाए जाएंगे ना। तो उन्हें देख के पता चलता है कि अच्छा टाटा ने 500 करोड़ रुपए सोशल वेलफेयर पे खर्च कर दिए। करेक्ट? अच्छा जी, अगला है आपका रिसर्चर। रिसर्चर्स क्या करते हैं? रिसर्चर नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एसेस करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक, कि भाई फिलहाल क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है, किस कंपनी को कैसा प्रॉफिट हो रहा है, किस कंपनी के पास कितनी दूसरी छोटी छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, किस चीज में कंपनी ज्यादा खर्च कर रही है, किस चीज में पैसा बचा रही है। तो इन सब चीजों से रिसर्चर सीखते हैं और फिर उससे दूसरों को सिखाते भी हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा खासा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, ठीक, क्योंकि एक ही बार में खत्म करो इसे, फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना आपको। ठीक है? हर जगह देखो बेटे, एक बात समझना आराम से, हम कभी भी किसी किताब की लैंग्वेज एज इट इज नहीं कॉपी कर सकते, ना लिख सकते, ना समझा सकते, ना समझनी चाहिए। जो मेन पॉइंट है उन पर फोकस करो। भाई इसे क्यों चाहिए, इसे क्यों चाहिए, इसे क्यों चाहिए, इसे क्यों चाहिए, दो दो लाइन, दो दो पॉइंट अंडरलाइन कर लो बस अपने पास। अब उसके आगे पीछे की जो लैंग्वेज है यार, वो तो तुम खुद ही बनाओगे ना। अब 11वीं क्लास का बच्चा रटने थोड़ी बैठा है यहाँ पर। पहले बताएं यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलें आगे। चलो अब उसके बाद एक टॉपिक और करते हैं छोटा सा, वो आपको केवल समझाने के लिए है, आप होमवर्क में करेंगे। यहां तक की बात तो डन है ना? एक टॉपिक और जो आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए,
और टॉपिक का नाम है, आपको मैंने पढ़ाया था कि बुक कीपिंग होता है, अकाउंटिंग होता है और अकाउंटेंसी होता है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, करेक्ट। इसका डिफरेंस बहुत आता है पेपर में। क्या आता है इसका डिफरेंस? तो चलो जरा इसकी बात करते हैं। पहले बताएं, ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए अब आते हैं आगे। चलिए पहला डिफरेंस करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। सही। अब आराम से सुनिएगा, आपको पढ़ना तो बेटे अपनी बुक में से ही है, मैं यहां पर बस आपको फोकस करवा रहा हूं जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अब आइए जरा मेरे साथ साथ डिफरेंस पे। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि हम कुल मिलाकर 8 एक्टिविटीज करते हैं, IMRC SAIC। IMRC आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तक का काम जो है बुक कीपिंग में आता है और उससे आगे का काम SAIC वो अकाउंटिंग में आता है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं बेटे, 1 मिनट। पहला पॉइंट पढ़िए, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, measuring them in the money terms, recording them in the books of accounts and classifying them। तो बस बेटे इतना ही अपनी बुक्स में अंडरलाइन करो कि बुक कीपिंग में क्या क्या होता है। पहला डिफरेंस हो गया कि बुक कीपिंग में होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, केवल वर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, 4 काम होते हैं किसमें? बुक कीपिंग में। क्लियर बेटे? नेक्स्ट पेज पे जाना। डिफरेंस है शायद यहाँ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का है। हाँ यहां करो अंडरलाइन। हाँ डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस में अंडरलाइन करो। अब जरा आइए अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग में क्या लिखा है? अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, बुक कीपिंग को अगर हम और आगे बढ़ा दें, is a process of summarizing the record transaction event, interpreting them and communicating the result thereof to the user। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग क्या है? SAIC। ठीक है, यानी कि IMRC बुक कीपिंग में और SAIC किसमें? अकाउंटिंग में। समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब बेटे मेरी बात सुनना, पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ, क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है? क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। समराइजिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ गई बात? यहां आपका 1 नंबर खतरे में आ जाता है अगर आप ध्यान नहीं रखते तो। सेकेंड पॉइंट पढ़िए। सेकेंड पॉइंट है कि ये कैसी स्टेज है? प्राइमरी स्टेज। बेटे बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है। कैसी है? प्राइमरी स्टेज, शुरुआती स्टेज, यानी कि बिल्कुल आसान है। प्राइमरी स्टेज है, पहले ये होता है उसके बाद ये होता है। इसका स्कोप थोड़ा वाइड है, इसे करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये करना आसान है, मतलब इतना आसान है कि आप लोगों को भी मैं ये 1 महीने के अंदर अंदर ही सिखा दूंगा बहुत अच्छे से। सही, तो भैया ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं होगी जो आप 1 महीने में सीख पा रहे हैं। और अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसे सीखने में बाकी के 10 महीने लग जाएंगे और आगे आने वाले साल भी लग जाएंगे। ठीक, तो ये प्राइमरी स्टेज है। और अगर ये प्राइमरी थी तो ये कैसी है? ये सेकेंडरी स्टेज है। पहले ये आती है, बाद में ये आती है। तीसरा पढ़िए, ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो जी, इसका जो ऑब्जेक्टिव है
वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना। केवल केवल चीजों को क्या करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, इतना ही इसका काम है। ठीक। दूसरी तरफ देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द रिजल्ट। बेटे क्या करना, रिजल्ट्स को एसरटेन करना, फाइंड आउट करना, यानी कि प्रॉफिट या लॉस निकालना, उसको एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना। करेक्ट। इसका काम तो केवल क्या है, चीजें रिकॉर्ड करी, खत्म। उससे रिजल्ट निकालना, उसको समझना, समझाना, एनालिसिस करना, कॉम्प्लिकेटेड काम करना, किसमें आते हैं, अकाउंटिंग में। अगला पढ़िए बेटे, ये रूटीन जॉब है। कैसी जॉब है ये, रूटीन जॉब। रूटीन होती, रूटीन में होती रहती है। यहां तक कि आजकल तो ये मानिए कि इस काम को करने के लिए लोगों ने इंप्लॉइज लगाने भी बंद कर दिए। ये काम तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है। कैसे, कभी आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हो तो वहां पर उनके पास स्कैनर होता है। स्कैनर, वो प्रोडक्ट सामने रखते हैं, स्कैन करते जाते हैं, वो अपने आप बनती गई उसकी एंट्री, अपने आप उसका बिल निकल के आ जाता है। तो देखो आप, कोई जर्नल, कोई एंट्री वेंट्री बनाने के लिए कोई पर्सन तो उन्होंने रख नहीं रखा, अपने आप हो रहा है सब। समझ में आती है बात। तो ये एक रूटीन जॉब है जो लगातार होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, आज भी सेल हुई, कल भी सेल हुई, परसों भी सेल हुई, रोज ट्रांजेक्शन हो रही है। अगला है फिफ्थ पॉइंट, इधर सॉरी फोर्थ, फोर्थ में आइए, दूसरी तरफ पढ़िए क्या है, एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। बेटे एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, एंड डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो बदलता रहे। ठीक, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। ये रूटीन है, जैसा कल करा था वैसे ही आज, वैसे ही परसों, वैसे ही तरसों, वैसे ही करेंगे सब एंट्री, कोई चेंज नहीं होना ज्यादा। उसके बाद लिखा बेटे परफॉर्मेंस। ठीक, इसके लिए ज्यादा ट्रेंड स्टाफ नहीं चाहिए। यहां कह सकते हैं कम ट्रेंड आदमी भी काम कर लेगा, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो वो भी कर लेगा। यानी कि आप सपोज करो, अभी तो आप आए हैं कॉमर्स में, अगर मैं भी आपको एक महीना पढ़ाकर आपको किसी जगह बिठा दूं कि भाई तुम्हें बुक कीपिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तुम भी कर लोगे। मतलब जब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है बुक कीपिंग सीखने में। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए भैया, ट्रेंड स्टाफ। इसके लिए मेहनती स्टाफ चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए, जिससे काम करना सही से आता हो। ठीक। लेवल ऑफ स्किल, बेटे इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। स्पेशल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, और इसके लिए स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड। सही है बेटा, आ गई बात समझ में। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा काम है, रूटीन नेचर का काम है। आजकल ये काम छोटे छोटे जो आप ये कह सकते हैं जो टेक्निकल डिवाइसेस आते हैं उनसे भी हो जाता है। ठीक, कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड स्टाफ नहीं चाहिए। भाई आप सपोज करो, आपका मान लो मेन काम है, आपने किसी को क्लर्क बना दिया, एक पर्सन को इंचार्ज बना दिया। भाई तुझे करना है, कुछ खरीदा उसकी एंट्री कर लियो, बेचा उसकी एंट्री कर लियो, आए पैसे आने जाने वो करता रहा एंट्री। बेटे वो एंट्री आने जाने की एंट्री तो करता रहेगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। सही, उससे ज्यादा काम तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट करेगा, कोई बड़ा सीनियर अकाउंटेंट करेगा, जिसको काम करना आता होगा। समझ में आती है बात। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है आज, जैसे हमने ये पढ़ा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, हमारी ही बुक में एक दे रखा है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। दोनों डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपके साथ पहले आपसे बात करूंगा कि आप कुछ पढ़ के भी आया नहीं। अगर आप पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आपको और बेहतर समझ में आएगा। नहीं पढ़ के आएंगे तो कोई बात नहीं, फिर हम यहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो कल का होमवर्क क्या है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस।
आई होप कल या परसों में ये चैप्टर हो जाएगा हमारा ओवर, फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बेटे देखो दोबारा मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये सब चीजें समझने वाली हैं, बहुत ज्यादा रटने की इनको कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये सोशल स्टडीज के आंसर्स हैं, हम इन्हें एज इट इज याद कर लेंगे, रट लेंगे, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ये समझने की बातें हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बुक कीपिंग क्या होता है, ये 8 हमारे काम होते हैं, 4 इधर 4 इधर, सही। उसके बाद ये हम कौन इन्हें यूज करता है, क्या यूज है, अकाउंट्स का हमारे लिए क्या यूज है। क्योंकि जब आपसे कभी कोई पूछेगा तो वो आपसे जर्नल बात पूछेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा हाँ भाई बता क्या होता है। तुम कहोगे रुको रुको अभी मैं बुक लेकर आ रहा हूँ, बुक से देख कर बताऊंगा। तुमको जो समझ में आया होगा वो तुम उसको समझा पाओगे, ठीक है। आप उसे ये नहीं कहोगे रुक जा भाई मैं तेरे को भी 3 लाइन सुनाता हूँ, और तुम खटाखट खटाखट एक डेफिनेशन सुनाने लगोगे उसे। ऐसा नहीं होता, ये समझने वाली चीजें। तो अकाउंट्स पूरी तरीके से भैया न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही है। न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट लगाना पड़ता है थ्योरी का, और मजबूरी है कि सिलेबस में है तो थ्योरी तो पढ़ानी पड़ती है फिर। सही है, क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई डाउट? ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल करेंगे हम आगे का। ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? ओके बेटा।